खौसला की वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ योगेंद्र कुमार दुबे एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा डालिए। आइए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिंपल सेंटेंस, एकदम आसान तरीके से। आज मेरी क्लास को पढ़ने के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो हवा है एकदम आपके दिमाग से निकल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे देखेंगे हमने लिख रखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिंदी होता है मिश्रित वाक्य। अब प्रश्न उठता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या है। ध्यान से सुनिएगा, नोट्स चाहे तो मेरे कथनानुसार बना लीजिएगा। क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास दिए गए होते हैं या आते हैं। फिर से सुनिएगा, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास और दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास दिए गए हों उसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सबऑर्डिनेट क्लास क्या होते हैं। जाहिर सी बात है, कंपाउंड पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि कंजक्शंस दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हो जाता है, और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस बच रहे हैं उन्हीं का प्रयोग हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। आइए हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग कैसे करें या सबऑर्डिनेट क्लास क्या होते हैं। थोड़ा उसके बारे में पहले हम समझ लें, सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में समझ लें, तब हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। मैंने यहाँ पे रखा है सबऑर्डिनेट क्लास क्या है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लास, जिन सबऑर्डिनेट क्लास के माध्यम से हम प्रिंसिपल क्लास को उनके साथ अटैच करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, उनके बारे में समझेंगे। सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के। कौन कौन? नंबर एक है नाउन क्लास। कौन सा क्लास हो गया? नाउन क्लास। ध्यान दीजिएगा, सबऑर्डिनेट क्लास तीन प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन क्लास, दूसरा है एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा है एडवर्ब क्लास। ये तीन प्रकार के जो है सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। कौन कौन? नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। इन्हीं तीनों के माध्यम से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। इसी को अच्छे तरीके से हमको समझना है। चलिए पहले हम पकड़ते हैं नाउन क्लास को। नाउन क्लास के माध्यम से पहला आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन क्लास के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो ये देखेंगे नाउन क्लास दिया हुआ है। तो जब हम एक वाक्य में नाउन क्लास का प्रयोग करेंगे तो पहले हम ये समझ ले कि किसी भी वाक्य में नाउन का प्रयोग हम कितने प्रकार से कर सकते हैं या किन किन रूपों में एक सेंटेंस में नाउन का प्रयोग होता है। इट्स अ वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन फॉर यू। क्या कि किसी भी सेंटेंस में नाउन का प्रयोग आप कितने रूप से कर सकते हो, कहाँ कहाँ कर सकते हो, ये बात सोचने वाली है। आइए हम लोग देखते हैं कि एक वाक्य में नाउन क्लास का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। नाउन कहाँ का प्रयोग हो सकता है? सबसे पहले सब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी भी क्रिया का कर्ता बन सकता है, कोई भी सेंटेंस आप देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तीसरा हम कहाँ कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। नंबर 4 देखेंगे गवर्नड बाय प्रीपोजिशन, चौथा हो गया। और पांचवा हो गया केस इन एपोजिशन। तो हमने देखा कि
किसी भी वाक्य में नाउन या नाउन क्लास का प्रयोग आप 5 प्रकार से कर सकते हो। कैसे कैसे? सब्जेक्ट टू ए वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, फिर गवर्नड बाय प्रीपोजिशंस, और पांचवा है केस इन एपोजिशंस। इसी पांचों प्रकार से हम एक सेंटेंस में नाउन क्लास का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज हमारा जो फोकस होगा वो केवल नाउन क्लास पर होगा, कि नाउन क्लास का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए जरूरी ये है कि नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले जो कंजक्शंस है उनको हम समझ लें और उनके अर्थ को भी समझ लें, ताकि सेंटेंसों को जोड़ने में हमें परेशानी नहीं हो। आइए लेट्स स्टार्ट। कैसे? नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले कंजक्शंस एवं उनके हिंदी अर्थ को हम ऐसे ही देख लेते हैं। कैसे देख लेंगे सर? नाउन क्लास में क्या लगता है? दैट लग जाता है। ठीक, दैट का मतलब कि एक्चुअली आप देखेंगे नाउन क्लास में जितने भी कंजक्शंस आएंगे वो ककारवाचक होंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, मैंने क्या कहा? नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले जितने भी कंजक्शंस होंगे वो ककारवाचक होंगे, अर्थात कि क्या, कि, क्यों, की, अर्थात उनका जो हिंदी अर्थ आएगा वो की लगा के आएगा। जैसे दैट माने हो गया कि, उसके बाद इफ आएगा कि क्या, इफ या वेदर दोनों भी का मतलब वही हो जाएगा। उसके बाद व्हाट आएगा, व्हाट माने होता है कि क्या या जो कुछ ये हो जाएगा व्हाट का अर्थ। अब उसके बाद आ जाएगा हु, अगला हु माने कि कौन, फिर हुम कि किसको, फिर हुज कि किसका, हुज के बाद हाउ कि कैसे, आगे व्हेन कि कब, आगे व्हेन के बाद वेयर कि कहा, उसके बाद व्हाई कि क्यों। अब क्या बचा? व्हेन, व्हाई। अब हाउ मेनी, हाउ मच, कि कितना, जानते हैं हाउ मेनी का प्रयोग हम संख्यावाचक के लिए करते थे, यहां संख्या लिख देंगे। फिर हाउ मच इसका प्रयोग होता है परिमाण वाचक के लिए, है ना, संख्या बताने के लिए। तो आप राइटिंग पे थोड़ा सा भाई कंसंट्रेट नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे। हम जानते हैं राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है यहाँ पे, तो उसको आप समझ लीजिएगा, मैं मुंह से बोल रहा हूं दैट की। यहाँ पे जितने भी कंजक्शंस, यही कंजक्शन, इन्हीं के प्रयोग से आप नाउन क्लास बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। जितना स्पष्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ ये चीजें आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगी, है ना। केवल सीधे एग्जांपल्स देख करके किताबों में रख दिया जाता है। मैं आपको एकदम स्पष्ट और सही तरीके से नोट्स बनवा रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिएगा। क्या? नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले कंजक्शंस एवं उनके हिंदी अर्थ क्या क्या प्रयोग होते हैं, इनको समझना जरूरी है। दैट मैंने पहले ही कहा कि नाउन क्लास ककारवाचक होता है। दैट मान हो जाएगा कि, इफ कि क्या, वेदर भी हो सकता है। व्हाट माने कि क्या या जो कुछ, हु कि कौन, हुम कि किसको, हुज कि किसका, हाउ कि कैसे, व्हेन कि कब, वेयर कि कहां, व्हाई कि क्यों, हाउ मेनी कि कितना, संख्या बताने के लिए, हाउ मच कि कितना, परिमाण बताने के लिए। तो ये हमने कंजक्शंस देख लिया। इन्हीं कंजक्शंस के प्रयोग के माध्यम से हम सीखेंगे दो या दो से अधिक सेंटेंसों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना। कैसे बदलते हैं सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? आइए अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग टारगेट करेंगे दैट पर और व्हाट पर। यही दो चीजें मुख्य है, इसको समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि हमारा जो है नाउन क्लास क्लियर हो गया।
कैसे सेंटेंस हो, क्या सेंटेंस की पहचान हो कि हम वहां पर दैट के माध्यम से वाक्य को जोड़े, दैट कंजक्शंस का प्रयोग करें, क्या शर्त है इसको ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो नोट भी बना लीजिएगा। पहला शर्त है, यदि दिए गए सेंटेंस असर्टिव हो, दैट लगाने की विधि समझिएगा, यदि दिए गए सेंटेंस असर्टिव हो, पहला चीज। दूसरा चीज, यदि दिए गए सेंटेंसों में एक सेंटेंस में कोई तथ्य हो, कोई विश्वास हो, कोई बिलीफ हो, कोई तथ्य दर्शाया गया हो और दूसरे सेंटेंस में उसको मान लिया गया हो, एक्सेप्ट कर लिया गया हो या रिफ्यूज कर लिया गया हो, किसी तथ्य के बारे में जो भी बात कही गई है उसको या तो स्वीकार कर लिया जाए या तो अस्वीकार कर लिया जाए। तीसरा जो सबसे बड़ा पहचान है कि यदि किसी सेंटेंस में सो आ जाए, इट आ जाए, दैट आ जाए या दिस आ जाए तो उनको हटाकर वहां पे हम दैट ले आते हैं। अर्थात दैट किन किन वाक्यों में प्रयोग होगा उसको फिर से आप सुन लीजिएगा। क्या पहला शर्त मैंने क्या बताया, यदि दोनों वाक्य असर्टिव हो, ये नहीं मिलता है तो यह देखेंगे कि कोई तथ्य पहले वाक्य में कहा गया है और दूसरे वाक्य में उसको या तो स्वीकार कर लिया जाएगा या अस्वीकार कर लिया जाएगा, अर्थात उस पर फोर्स दिखाया जाएगा। तीसरा कंडीशंस बनता है, यदि दोनों सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस में सो, इट, दैट या दिस आता है तो ऐसे वाक्यों में हम दैट का प्रयोग निसंदेह करेंगे ही करेंगे। कैसे करेंगे, आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, अभी हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे, योर फादर विल सून रिकवर, एक सेंटेंस दिया गया है, एक सेंटेंस वी होप सो, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, दो सिंपल सेंटेंस है, इनको जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के माध्यम से। और हमने देखा कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कितने होते हैं, 3। नंबर क्या है, नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज में प्रयोग होने वाले कंजक्शंस आता है दैट, और दैट के लिए हमको पहचान बताई गई कि यदि दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में सो आ जाए, इट आ जाए, दैट आ जाए तो यहाँ पे देखेंगे वी होप सो, यहाँ पे दैट सो लगा हुआ है तो इस सो को हटाएंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, दैट। इसको जब जोड़ेंगे बहुत आसान हो गया हमारा ये सेंटेंस। कैसे, वी होप, सो के स्थान पे लगा देंगे दैट योर फादर विल सून रिकवर, सून रिकवर। क्या है इसमें, कितना आसान तरीके से आपने कर लिया। आप करेंगे मित्रों, आप करेंगे, आप बोलेंगे, इतने सरल तरीके से, इतने व्यवहारिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ये जो हवा बना करके रखा है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसको आप धूल धूल मिला देंगे। आइए देखते हैं, ही विल सक्सीड, वह सफल हो जाएगा, वी एक्सपेक्ट इट, इसमें देखेंगे क्या लगाएंगे, ये सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस, यहां दे देगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो यहां पे देखेंगे दोनों में से किसमें इट लगा हुआ है, एकदम क्लियर हो गया। इट पाए, इसको हम बना लेंगे प्रिंसिपल क्लास की तरफ से इधर, वी एक्सपेक्ट, क्या वी एक्सपेक्ट किए, दैट की ही विल सक्सीड, की वह सफल हो जाएगा, ही विल सक्सीड। इसी के अब देखिए जो मैंने बताया है दैट के प्रयोग के लिए जो पहचान बताई है वैसे सेंटेंस मिल रहा है। दूसरी बात, पहला अगर वाक्य में देखा कि ए भी असर्टिव है, ए भी असर्टिव है, असर्टिव होने चाहिए तब भी हम दैट लगाएंगे, या असर्टिव पर ध्यान नहीं जा रहा तो सो या इट या दैट आएगा तब भी हम दैट लगाएंगे। आगे देखेंगे, राम इज अ गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा स्टूडेंट है, इट इज माई बिलीफ, ऐसा मेरा विश्वास है। एक कथन कहा गया, इसको स्वीकार कर लिया गया। मैंने बताया था ना, ये भी चीजें हैं। और दूसरी पहचान है कि दोनों वाक्य असर्टिव है तो उसको हम दैट से जोड़ देंगे। कैसे, इट इज माई बिलीफ दैट, इट इज माई बिलीफ दैट, या मेरा विश्वास है दैट की। क्या विश्वास है आपका, क्या विश्वास है, राम इज अ गुड स्टूडेंट, नाम का असर है भाई, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो राम अच्छा स्टूडेंट हो ही जाएगा। यहाँ देखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति होती है। इट इज नोन टू ऑल, सभी जानते हैं। एक तथ्य जिसको यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया, निसंदेह, असर्टिव में दोनों है। इट इज नोन टू ऑल, यह सभी जानते हैं कि क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एकदम आसान तरीके से इसको जोड़ देंगे।
इट इज known to all that क्या honesty is the बेस्ट पॉलिसी। ये हो गया। आज न छोड़ेंगे तुम्हें दम दमादम। इसी प्रकार से दम दमादम करते हुए एक के बाद एक एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। आइए देखते हैं। अब इसके बाद देखेंगे यू से समथिंग। एक्चुअली अब हम आ जाएंगे व्हाट पर। तो व्हाट के लिए पहचान क्या है, बहुत आसान पहचान मैं बताने जा रहा हूं, कहीं आपको मिलेगा नहीं, नोटिस कर लीजिएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, ये चीजें आपको कहीं मिलनी नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करिए ताकि सारे लोगों को यह चीज़ें जानने को मिल जाए। क्या यदि दोनों सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस में समथिंग का प्रयोग हो जाए, किसका, समथिंग का, और दूसरे सेंटेंस में इन इट आ जाए, चाहे टू इट आ जाए, चाहे टू दैट आ जाए, चाहे टू दिस आ जाए, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि वहां पे हमको व्हाट ही लगाना है। अगर इन इट या टू इट है, ये प्रीपोजिशन से बच जाएंगे, इन और टू। बाकी ये इट को हटा करके वहां पे आप क्या लगा देंगे, व्हाट लगा देंगे। व्हाट के लिए मैंने क्या बताया, एक सेंटेंस में समथिंग हो, दूसरे सेंटेंस में इन इट रहेगा, चाहे टू इट रहेगा, चाहे टू दैट रहेगा, तो आप इनको हटा के बता देंगे। कैसे, यू से समथिंग यू डू नॉट बिलीव इन इट, तो इसको लेके आएंगे आई डू नॉट बिलीव इन रहेगा। इन व्हाट, मुझे विश्वास नहीं है किन में, जो कुछ यू से तुम कहते हो। आई डू नॉट बिलीव इन व्हाट यू से, है ना। यहाँ पे जो व्हाट का मतलब आएगा वो जो कुछ आएगा। मैंने बताया ना कि इसका मतलब जो कुछ भी होता है, तो यही आएगा जो कुछ। यहाँ पे देखेंगे आई से समथिंग, मैं कुछ करता हूं, पे अटेंशन टू इट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समथिंग लगा हुआ है, टू इट उधर लगा हुआ है, एकदम हमारा जो फार्मूला है वो क्लियर है और हमारी सोच भी एकदम क्लियर है। पे अटेंशन टू व्हाट आई से, तो इस प्रकार से इसको हमने जोड़ दिया है। अभी अन्य कंजक्शंस ये देखिएगा, असर्टिव अगर सेंटेंस नहीं हो, अगर दोनों में से कोई एक सेंटेंस इंट्रागेटिव हो, तो इंट्रागेटिव आप जानते हैं कि इंट्रागेटिव दो प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रकार से शुरू होने वाले और क्वेश्चन वर्ड से। अगर प्रथम प्रकार से शुरू होता है तो जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होता है कि क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ का प्रयोग करते हैं। कब, जब प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव होता है तब। और यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को हम रख देते हैं, ध्यान इतना देते हैं कि जो इंट्रागेटिव सेंटेंस है उसको हम असर्टिव बना देते हैं। तो एकदम उसी का फॉलो करते हुए, कुछ अलग नहीं करना है। अगर प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव है तो उसको इफ के माध्यम से जोड़ दीजिए, उसका भी मतलब आएगा कि क्या। अगर द्वितीय प्रकार का इंट्रागेटिव है तो इन्हीं क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके आगे वाले वाक्य को असर्टिव बना देंगे। इस सारी चीजों को आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं और अपनी कठिनता को दूर करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल इस पर। आगे के एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। आई डू नॉट नो विल ही कम, तो आप जान लीजिए कि जब दो सिंपल सेंटेंस दिए हों और उसमें से एक असर्टिव हो और एक प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव हो, जैसे कि ये है विल ही कम, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रागेटिव हो, तो आप क्या करोगे, तो आप वहां पे इफ कंजक्शंस का प्रयोग करोगे। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रथम प्रकार का है तो कनेक्टिव वर्ड इफ लगाते हैं। सेम वही चीजें यहां भी आपको करनी है और इस इंट्रागेटिव सेंटेंस को आपको असर्टिव बना देना है। अगर क्वेश्चन वर्ड जैसे ये वाला है, अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो आपको इफ या वेदर लिखने की जरूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन वर्ड्स को आप कनेक्टिव बना लेंगे और इंट्रागेटिव सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। बाकी कुछ नहीं, सारी चीजें नाउन क्लास की आपकी क्लियर हो जानी है एकदम सिंपल तरीके से। और आपके सारे
समस्या समाधान हो जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स बढ़िया होता है तुलना में थियरी के। थियरी केवल समझते रहिए, लिख लीजिए, वह थियरी कभी आगे चल करके कंफ्यूज होंगे तो वहां काम देगी, लेकिन यह आपके माइंड को क्लियर कर देगा ये एग्जाम्पल। आइए देखते हैं। आई डू नॉट नो विल ही कम। तो आप यहां पे देखेंगे विल प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव है, तो इसको शुरू करेंगे आई डू नॉट नो, यहां पे हमने लगा दिया। यह प्रथम प्रकार का इंट्रोगेटिव है, यहां लगा देंगे हम इफ, और इस इंट्रोगेटिव को बना देंगे असर्टिव, अर्थात पहले कर्ता के बाद यह हेल्पिंग वर्ब विल, यहां पे लगा देंगे कम, यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। आई डू नॉट नो इफ ही विल कम। दूसरा देख लो, नोबडी नोज इट वेयर डिड ही गो। तो यहां पे देखेंगे वेयर डिड दिया है, क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो क्वेश्चन वर्ड को ही हम कनेक्टिव बना लें तो क्या दिक्कत है। नोबडी नोज इट, इसे कोई नहीं जानता कि कहां, वेयर ही डिड को कर देंगे क्रिया में वेंट, क्योंकि असर्टिव में तो डिड लगता नहीं, इसलिए जाकर जुड़ जाएगा क्रिया में वेंट, यहां हो जाएगा फुल स्टॉप। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर हैव यू पुट माई बुक, से वो इसी प्रकार का सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे टेल मी, मुझे बताओ। वेयर का अर्थ हो जाएगा कि कहाँ, अब इसको पहले कर्ता को लेंगे, यू हैव को कर देंगे पीछे, बन गया यू हैव पुट माई बुक। अब बताइए है ना आसान, कितना आसान है, कितना आसान है। इसी कॉम्प्लेक्स का हुआ हमारे दिमाग में बना रहता है, अरे भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया कैसे करेंगे, अरे ऐसे करेंगे, सर चुटकी में करेंगे। केवल आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देख लीजिए, और अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको अपने मित्रों में फॉरवर्ड करिएगा, है ना। आगे देखेंगे, कैन यू टेल मी हाउ कैन यू सॉल्व इट। यहां पे आप देखेंगे कैन यू टेल मी, अब ये हाउ है तो हाउ कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम जोड़ देंगे हाउ यू कैन, है ना। पहले सेंटेंस को आपको असर्टिव बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे को आप जरूर बनाएंगे, है ना। हाउ यू कैन सॉल्व इट, फुल स्टॉप। इसी प्रकार से इसको भी आप जोड़ देंगे, यह इंट्रोगेटिव दोनों है, यह प्रथम प्रकार का है, तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई कि क्यों, राम, देखेंगे नॉट है पीछे तो डिड लगा देंगे, डिड नॉट कम, अगर नॉट नहीं रहता तो क्रिया में जुड़ जाता, यही जैसे वहां हुआ था। ये तो बेसिक चीज है, ये आपको जाननी चाहिए। आगे देखेंगे, टेल मी व्हेन विल माय मदर कम, तो यहां पे आप लिखेंगे टेल मी व्हेन माय मदर विल कम, तो जुड़ गया। तो आपने देखा कितने आसान और कितने सिंपल तरीके से कुछ सिंपल ट्रिक्स और टिप्स को ध्यान में रखते हुए हमने कॉम्प्लेक्स की कठिनता को एकदम आसान बनाया है, और उसमें 3 क्लासों में से एक क्लास को आज अच्छी प्रकार से पढ़ के समझ लिया है, किसको, नाउन क्लास को। अब हमारी अगली वीडियो आएगी एडजेक्टिव क्लास को, एडजेक्टिव क्लास पर, कि एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे जोड़ते हैं। तो अगली मेरी वीडियो होगी एडजेक्टिव क्लास की। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कैसा आनंद आया और क्या अनुभव रहा, इस वीडियो को देख करके आप कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिएगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा, और आगे की वीडियो का इंतजार करते रहिए। आइए पहले ले लेते हैं होमवर्क। अगर आपका होमवर्क हो गया तो अगली वीडियो के इंतजार में बने रहिए, बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा एडजेक्टिव क्लास का वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।